बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज जवाब दो के मेहमान हैं वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। इनका जो सियासी करियर है वो कहाँ से शुरू होता है, आज क्या मुश्किलात हैं, रेलवे के लिए क्या करने जा रहे हैं, आज के जवाब दो में इनकी ज़िंदगी की कहानी सुनते हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त दिया जनाब। उड़ाइच साहब थैंक यू सो मच। तो हनीफ अब्बासी कौन है? हाँ हनीफ अब्बासी ना बड़ा आसान सा बंदा है और एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ एक खूबसूरत नरम दिल, अपनी तारीफ सेल्फ प्रेजिंग में मैं कह रहा हूँ, इस तरह का इंसान है। यानी एक लंबी जदोजहद है इसके पीछे। बस यही हमारी कहानी है। कहाँ पैदा हुए? एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहता हूँ उड़ाइच साहब कि मेरी जो वालदा मोहतरमा थी वो लाहौर से थी। ठीक है। और वो अराई फैमिली से थी। और मेरे जो नाना थे वो मतलब कि एक ज़िम्मेदार शख्स थे। और फिर जो मेरे 3 मामू थे, 2 पहलवानी करते थे कच्चे खाड़े में। यहाँ पे सांदा कलां उनका जगह थी और गुलशन रावी जो थी ये मेरे नाने की जगह पे बनी। ठीक है। तो यहाँ पे उनके जहाँ पे आज का गुलशन रावी है, गुलशन रावी ये खेत होते थे। ठीक। यहाँ खूह होता था, हमारे मामू वगैरह वहाँ बैठते थे। वहीं कच्चे खाड़े थे 2 जहाँ पे वो पहलवानी किया। बड़े जो थे वो पढ़े लिखे से मुराद यानी डीजी रूरल एरिया पंजाब रिटायरमेंट हुई थी। ठीक है। उन्होंने जो है उस वक्त अपना पार्टीशन से पहले जो है वो मैट्रिक और ग्रेजुएशन और जो भी होता है वो किया उन्होंने। बड़े डिसेंट इंसान थे। तो हमारा भी ज़्यादा वक्त ननिहाल में गुजरा। मेरे वालिद साहब जो थे वो मरी से आगे हमारा गांव है, वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। मेरे ताया जान जो थे वो फर्स्ट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान थे। ठीक है, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान से थे वो थे। और ये गंगाराम बिल्डिंग के ऊपर उनकी रहायशगाह हुआ करती थी उस वक्त। सिविल सेक्रेटेरिएट में उस वक्त ये ऑडिटर जनरल साहब बैठते थे। ठीक है। तो वहीं पे मेरे मामू भी उनके मुरीदान में से थे। मेरे ताया जो थे अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनकी AK बरोई और जनरल जिलानी उनके मुरीदान में से थे। ये जो फजलुद्दीन एंड सन्स है ना जी अपना मार रोड, इसके ऊपर उनकी गंगाराम बिल्डिंग में रिहाइश होती थी। ये आप ताया अबू की मेरे रस्से के ताया अबू की बात। वहाँ पे ये रिश्ता बंदा मेरे वालिद साहब जो थे वो मेरे ताया जान ने वो अकाउंटेंट थे बाटा शू में। सारा यानी वक्त आपका यहाँ गुजरा, हंगामा खेजी भी यहाँ पर रही, सारा कुछ, तो पिंडी क्यों चलेगी? और FC कॉलेज मुझे याद है वो भी बहुत हो गया, आसिफ अली पोता साहब। हाँ जी बिल्कुल। फिर आसिफ अली पोता साहब को फ़ोन किया गया, वो हमारे नाज़म थे उस वक्त जमीयत। ठीक है। उनकी वजह से फिर मेरा एडमिशन हो गया FC कॉलेज लाहौर। अच्छा, ये साथ में जमीयत में भी आपकी एंट्री होगी? मैं वहाँ बस जब फर्स्ट ईयर में गया तो मैं जमीयत का मैं कारकुन था। ठीक है ना। और फिर वहाँ पे जो कुछ होता रहा, जो हम करते रहे, वो तो बड़ा वो ज़बान ज़द आम है। यानी हम उस स्क्वाड में होते थे जहाँ पे हम लड़ाई मार कुटाई लड़ाते और इलेक्शन भी जीतते। यूनियन तलबा यूनियन का ज़माना है वो, तलबा यूनियन का। और उस वक्त तक तो अभी पाबंदी लगी नहीं थी। और मुझे आज भी याद है वो ख्वाजा साद रफ़ीक हमारे बड़े भाइयों की तरह कि 1984 में हम पूरा लाहौर जमीयत जीत गई थी। इवन गवर्नमेंट कॉलेज में भी जीत गई थी, साइंस कॉलेज में भी जीत गई, तो MA कॉलेज में भी हम जीत गए। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने हमें कॉलेज के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ऊपर से वो पत्थर मार रहे थे और हम नीचे से कुछ और कर रहे थे। और साद रफ़ीक उस वक्त वहाँ के प्रोमिनेंट चेहरा बन चुके थे। प्रोमिनेंट वो पूरे लाहौर के प्रोमिनेंट मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के वो लीड करते थे। वो उस वक्त आप जमीयत में थे और आप उनका मुकाबला कर रहे थे? मैं उनका मुकाबला कर रहा था। ठीक है। ये नहीं पता था कि आगे चल के एक ही पार्टी में जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इस सारे में आप सोचते नहीं थे कि मैंने क्या करना है, या अब्बा जी नहीं पूछते थे? या 2 चीज़ें बचपन में किया करता था। एक शौक था दुकानदारी का। ठीक है। तो ये छोटी छोटी दुकानें भी बना लेता था मोहल्ले में। तो एक था ये खड़पैंची का, सियासत का, पॉलिटिकल वर्कर होने का। वो ये बड़े बचपन से था ये चीज़ें। एक्टिविस्ट थे आप? 77 की मूवमेंट में मैं 14 साल का था। उसमें मैंने शिरकत करता था, जाके अंदाज़ा लगा लें आप। शादी हुई तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो फार्मासिस्ट थे। अच्छा। सीनियर फार्मासिस्ट। उन्होंने मेरी मिसेज को कहा काम सम तो करता कोई नहीं दे, इनको कोई दवाइयाँ शवाइयाँ जड़ियाँ नहीं, मैं जहाँ पे काम करता हूँ तो ये वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर दी। और पिंडी की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। तो पहले महीने तो जो चीज़ें उन्होंने मुझे दी मैं उठा के ना नीचे फेंक दी। मैं क्या उनमें जाके दवाइयाँ बेचेंगे जाके दुकान, क्योंकि आप लीडर वाली ये कॉन्सेप्ट था। उस वक्त वेस्ट कोट पहनी होती थी, ज़रा मैं पतला था तो मैं माया के कपड़े पहनता था, गुवाहाटी चप्पल पहनता था।
बहरहाल वो हुआ ये कि महीने बाद अल्लाह ताला को तकब्बर गरूर पसंद नहीं है, वही फिर मुझे मजबूरन वो उठानी पड़ी। तो जब मैंने पहला ऑर्डर वहाँ से लिया, अभी मैंने कोई दुकान शुकान वहाँ शुरू नहीं की, कोई ऑफिस शुरू नहीं किया, तो उसमें से मुझे 92 में कोई 75,000 बचे। अच्छा, ये पहला ही मेरा हौसला बढ़ गया। ये तो बहुत अच्छी रकम है। एक तो वहाँ पे ये मैं जब गया ना, तो लोगों ने ये तस्वर जमात इस्लामी और ये उसका ज़हन में था, तो रुकन बन गया था मैं जमात इस्लामी। 2000 में मैं पूरे अपना पिंडी के ट्रेडर्स का अंजुमन ताजरान का सदर बन गया। जब परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल अरूज पे था, लीडरशिप यहाँ किसी की मौजूद नहीं थी, तो मैंने एंटी सेल्स टैक्स मूवमेंट को जो है वो लीड किया। बड़े मेरे पे मुकदमात बने, दहशतगर्दी के मुकदमात बने, बहुत सारे बड़े बड़े मुकदमात, यानी एक दिन में 8 मुकदमात मेरे पे बने। बहरहाल मुख्तसर ये बड़ा साहब कि उसके बाद ये हुआ कि हमने इलेक्शन 2003 जनवरी में बाई इलेक्शन आया। 2002 में शेख रशीद दोनों सीटें जीत गया था। जीता मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे था कि मैं जी जीत गया, हालांकि आज़ाद लड़ा। ये तभी की बात है जब उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ के कदमों में ये डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लोगों ने दे दिए, क्योंकि नवाज शरीफ का जो अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो उम्मीदवार उसको मुस्लिम लीग नून का था, वो वीक था। ठीक है, तो वो लोगों ने इसको वोट दे दिए, लेकिन ये इलेक्शन के बाद काफ लीग में चला गया। वही सीटें मुशर्रफ के कदमों में डाल दी। अब एक सीट छोड़ी, अब रिएक्शन भी था, तो लोग मेरे पास आ गए, ट्रेडर्स, आप इलेक्शन लड़े। मैंने कहा मैंने इलेक्शन नहीं लड़ी, पैसे नहीं है। मुझे पैसे हम लगाएंगे, सारा कुछ हम देंगे। वो हौसला बढ़ा। मैं कहा फिर जमात इस्लामी से टिकट लें जाके आप, मैं तो नहीं मांग सकता उनसे टिकट, ये तो रवाज ही नहीं है, रवायत। वहाँ पे तो इस बात को नामुनासिब समझा जाता है। वो सारे इकट्ठे हो गए चले गए। उन्होंने कहा जी कितने पैसे चाहिए, उनका उनके पास उसके पास तो पैसे नहीं है जमात वालों का। उन्होंने कहा जी पैसे हम लगाएंगे कितने। अब जमात सब इस्लामी वाले बेचारे वो बस क्या कहूँ, उन्होंने कहा जी 50 लाख, उन्होंने कहा जी 1 करोड़ जो है हम देंगे। ठीक है जी, बहरहाल वो इलेक्शन लड़ा जी हमने, जमात इस्लामी का टिकट मिल गया। ठीक है जी, वो MMA का टिकट मिला। MMA का, ठीक है। जितना मुस्लिम लीग का वोटर था ना, वो शेख रशीद की उस बुक्स में समझने, पार्टी से बेवफाई की सूरत में, वो सारा मेरे साथ इकट्ठा हो। तो देखते ही देखते अब वो फेडरल मिनिस्टर है, वो जा रहा है मेरे साथ ही, हम कैंपेन एक ही इलाके में कर रहे हैं। उसके लिए कुर्सियाँ खाली हैं, मेरे लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, हमारे पास आए, हमारे पास आए, मैं वहाँ पे उनके नेफ्यू के ख़िलाफ़ इलेक्शन जो था 59,000 वोटों की लीड से जीत गया, बाई इलेक्शन। ज़मानतें जब्त हो गई उनके, थे मेरा ख्याल मुशर्रफ का ज़माना है, पीक पे सब कुछ। मरहूम जो जमाली साहब थे, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, वो मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन करने आए, जब प्राइम मिनिस्टर आए, जलसा किया उन्होंने मेरे हल्के में। तमाम फेडरल मिनिस्टर मेरे हल्के में आके बैठे हुए थे, खुद मसूब फेडरल मिनिस्टर थे। तो मैं जीत गया, अल्लाह ने करम कर दिया, और ये हमारी पहली मरतबा आप इस तरह से असम्बली पहुँच गए। जनवरी पहुँच गए, और बस असम्बली में पहुँचा हूँ, फिर अल्लाह का करम है, मैं एंटी मतलब कि जो मुशर्रफ मूवमेंट हुआ करती थी उसमें लीड किया करता था। 2005 में मेरे पे कत्ल का झूठा मुकदमा करा दिया शेख रशीद। ये वाक़या क्या था? ये वाक़या ये था कि 2005 में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो रहे थे, मेरा ग्रुप भी था और उनका ग्रुप भी था। तो मेरे ग्रुप वाले से लड़ाई हुई, उनसे एक बंदा मर गया इनके ग्रुप का, जिसमें मेरे वहम गुमान को भी नहीं पता लड़ाई कब हुई, कैसे हुई। वो आपके ऊपर डाल दिया? तो वो मेरे पे डाल दिया, और डाल भी ये दिया कि मैंने खुद मारा बंदा, या तो इयानत में रखते ना फिर भी बात। बहरहाल उस वक्त पुलिस अफसरान तकड़े हुआ करते थे, उसमें नाम लूँगा मैं मुरव्वत शाह साहब का, मैं नाम लूँगा सऊद अजीज़ साहब का। उनको तो हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए था, वो अपोजिशन के बंदे के साथ खड़े हुए। वो प्राइम मिनिस्टर ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, ये मुकाफाती अमल है मेरे साथ, तो जिसने किया उसने ज़रूर देखा है, थोड़ी देर से ही, लेकिन उनके सामने चीज़ें आई हैं। इन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी को पकड़ते क्यों नहीं, तो सऊद अजीज़ साहब ने उनको जवाब दिया एयरपोर्ट पे कि मैं इसलिए नहीं पकड़ा था जैसे आपको नहीं पकड़ा था, जब SSP गुजरात था तो आप पे झूठा मुकदमा बनाने के लिए कहा गया था। उसने कहा जी पकड़ ले, बाद में अदालत से छूट जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ा। इसी तरह सऊद अजीज़ जो मुरव्वत शाह साहब थी, उन्होंने भी बड़ा स्टैंड है। आजकल तो अफसर ही मुक गए हैं, मैं सीधी सिंपल सी बात। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह वो फिर मुकदमा, फिर मेरी उनकी, अब जब आप मुकदमात कत्ल के एक दूसरे पे, तो फिर आपकी पर्सनल लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ये सियासी लड़ाई नहीं है कि हार गए कोई बात नहीं, जीत जाएंगे नहीं कोई बात। तो शेख साहब फुल आपके पीछे इस तरह से पड़ गए? जी पड़ गए मेरे साथ, क्योंकि देखकर कमज़ोर, वो जब आप देखें कि अपना सियासी हरीफ जो है मजबूत है, तो फिर आप उस पर चर्च डालते हैं, हेरोइन डालते हैं, एफिडेविट डालते हैं, उस पर कत्ल का मुकदमा डालते हैं। ये उन्होंने पहली अटैम्प्ट की। अब जब इलेक्शन आया 2008 वाला, तो उससे पहले जमात इस्लामी ने बाइकाट कर दिया। तो मेरे ये मैसेजेस, और फिर ये कैप्टन सफदर साहब उसमें बने,
और उन्होंने कहा इस तरह मियाँ साहब आपको फ़ोन कर रहे हैं, ये है वो है, तो आप ये सोचें अभी बाइकाट। मेरा जहन बन गया, मैंने कहा कि मैंने इलेक्शन नहीं छोड़ना। बहरहाल वो मैं स्विच ओवर किया और वो अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ कि मैं शेख रशीद साहब मेरे मुकाबले में आगे 2000 एक तरफ जवेद हाशमी साहब लड़ रहे थे, जो उनके खिलाफ, एक तरफ मैं लड़ रहा था। वो 55 से लड़ रहे थे, मैं 56 से लड़ रहा। बिल्कुल 79,000 मेरे थे, 11,000 शेख रशीद साहब। इतना नीचे कैसे आए वो? ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी, 2008 का इलेक्शन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की वजह से हमने जीता। आजमाइश के वक्त में जो साथ मेरा मियाँ शहबाज शरीफ ने साहब ने दिया है, वो मैं सारी ज़िंदगी ना मेरे बच्चे भूलेंगे ना मैं भूलूँ, ना मैं भूलने वालों में से हूँ। जब वो ख़ुद भी आजमाइश से गुजर रहे थे, लेकिन जब मेरे बच्चों का फ़ोन जाता था वो फ़ोन भी सुनते थे, जब मैं जेल से बुलाता था, पुकारता था, मुझे जेल मिलने आते थे। यही हमज़ा जब तक जेल नहीं गए थे मुझे जेल मिलने आते थे, हमज़ा शहबाज। मियाँ हम 2 लोग थे 2018 से पहले, मियाँ नवाज शरीफ, मैं और मरियम बीबी और कैप्टन सफदर, हम 4 लोग जेल से पहले इलेक्शन से पहले जेल में गए थे। तो वो भी हमने इकट्ठी जेल, मरियम नवाज साहब के साथ भी इकट्ठी, वहाँ अंदर मौका मिलता था, मुलाकात होती थी। मैं जब वो थर्सडे की उनकी मुलाकात होती थी, मेरी कोई डेट और होती थी, लेकिन मैं आ जाया करता था, उनके पास बैठ जाया करता था। उस वक्त क्या हालात होते थे? यानी ये कहते हैं यार, मैं 2 चीज़ें बताऊँ आज तो ना, मैं मुझे क्योंकि अडयाला जेल में भी मेरे लोग होते हैं, मैं पिंडी का रहने वाला हूँ। आज जो बंदा वहाँ पे कैद है ना, वो लोगों को गालियाँ निकालता है, स्टाफ को, और बुरा भला कहता है। मतलब लोग कहते हैं ना कि हमारे दोस्त भी कह देते हैं कि जी वो उसने जेल अच्छी काट रहा है। वो जेल अच्छी नहीं काट रहा है, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अच्छा, वो उड़ के जेल से तो नहीं आ सकता ना। नहीं, वही लोग जो उसको सर्व करते हैं उनको गालियाँ देता है और उनको बुरा भला कहता है। इवन जो भी स्टाफ है, सीनियर है, जूनियर है, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। हालांकि दुनिया की हर चीज़ खाने के लिए वहाँ मुयस्सर है उस शख्स को। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ बड़े डिफरेंट थे। अच्छा। और बड़े कंपोज थे। इसी तरह बीबी जो थी, बीबी का ज़ब्त सिर्फ एक दफ़ा टूटा जब उनकी वालदा की डेथ। उससे पहले मैंने उनको मैं 1:30-2 बजे तक उनके पास बैठा रहा जब उनकी वालदा की खबर आई, जब तक उनको रिलीज़ नहीं किया गया पैरोल पे। उसके अलावा वो भी बड़ी कंपोज, बड़ी दलेर खातून थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो मैंने देखा ही नहीं उनको ज़रा सा भी परेशान। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे कि पाकिस्तान रेलवे अब ये सफ़र होने लगा है अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये क्या बड़ा मंसूबा आ रहा है और क्या होने जा रहा है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। आपके जो हरीफ थे, सियासी हरीफ, उन्होंने आपके साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, वो आपको लोग तो आगे उठाते भी ना थोड़ा सा कि भाई बासी साहब तो सीधे इंज कर सकते हो। 10 साल सीएम पंजाब रहे हैं शहबाज साहब, मैंने एक सिंगल कभी पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। मैं 2 काम करता हूँ ज़िंदगी में। एक तो मैं जो बंदा कमज़ोर हो उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करता, ताकत में उसके ख़िलाफ़ बात करता हूँ। दूसरा, मैं अगर फ़र्ज़ किया मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन था, तो मैं जब वहाँ से हटा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही। जब मैं स्टीयरिंग कमेटी का 16 महीने चेयरमैन और CDA का, तो मैं पीछे मुड़ के देखे ना। जब मैं मेट्रो का चेयरमैन रहा, या मेट्रो उस वक्त तक मैं लुक आफ्टर करता था, उसके बाद नहीं, तो मैं पीछे मुड़ के देखते नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकली मेरे ख़िलाफ़ काम कर रहा हो या यहाँ तक आ गया और फिर वो गिर गया हो, कमज़ोर हो, आज भी एक ताकतवर तरीन शख्सियत जो है जेल में है, लेकिन मैंने कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं की। वो ताकतवर तरीन शख्सियत तो एक ज़माने में आपका दोस्त था। वो जो इमरान खान की बात कर रहे हैं, मैं किसी और की बात कर रहा था। अच्छा, आप शेर रशीद से, मैं अब तो अडयाला पे आ गया। अडयाला वाले की बात, हाँ बिल्कुल दोस्त। 2003 की कैंपेन में मेरा इमरान खान ने मेरी कैंपेन किया कि आपके लिए इतला है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। क्यों इमरान खान ने कैंपेन किया? 2003 इसलिए कि वो शेख रशीद से नफरत करते थे मेरे साथ। तो शेख रशीद की नफरत में होगी कैंपेन करने आए? क्योंकि वो 2002 में मेरी वो भी मेंबर थे ना नेशनल असम्बली के, तो वो उनको मालूम, वो कहते थे मैं शेख रशीद को अपना चपड़ासी भी नहीं रखूँगा। ये तो उन्होंने टीवी पे भी कहा, ठीक है। तो इस नफ़रत में वो मेरे हक़ में आके कैंपेन किया मेरे हल्के में। फिर 2010 तक भी मेरा उनका साथ रहा है। उनके फादर की जब डेथ हुई तो मैं उनके दुआ करने के लिए गया। तो फिर जब मैं ये जो मेरे ख्याल आप जब फ्रंट फुट पे आए जी बहुत ज़्यादा बोले जी, तब फिर ये दोस्ती ख़त्म हो गई। फिर हमारी उनके साथ शुरू हो गई। और फिर एक वक्त ये आया कि वो 2013 में मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए।
तो आप समझते नहीं कि शायद उस वक्त एक ताल्लुक अच्छा था, क्या आपको बोलना पड़ा? नहीं, एक शख्स देखें, उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। मेरी कोई दोस्ती तो थी नहीं। हिस्ट्री ये है कि वो किसी के भी दोस्त नहीं है। आप देख लें, उठा के देख लें, अगर वो अपने सके खाला के बेटे माजिद खान के दोस्त नहीं थे जो उनको टीम में लेके आया और आते उसको, जो जहांगीर तरीन और अलीम खान जिन्होंने अरबों रुपये लगा दिए, उसके दोस्त नहीं निकले हो। यहाँ तो लाहौर का तो रवायत ये है कि लोकल बंदे के साथ आप चाय का कप पी लें तो सारे वो आपके सामने खड़े होकर गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है जी। तो ये तो वो शख्स था जो 5,000-2,000 रुपया पाउंड लेके तो दुकानों को इफ्तिताह किया करते थे शॉप्स का यूके के अंदर। तो पैसा इनका दीन ईमान बन गया, पैसा इनका ओढ़ना बछोना बन गया। तो ये जो लोगों का तसव्वुर है ना, ये बिल्कुल गलत है। एक ज़माने में तो आप मेरे ख्याल टीवी पे आए और आपने बताया कि इन्होंने इस तरह घर लिया था। वो घर की क्या कहानी थी, प्लॉट की? वो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं वो तो शॉर्ट करके सुना शॉर्ट कट के मैं ये कहूँगा कि वो ये इन्होंने कुछ 4 जो है ना मनी ट्रेल देने की कोशिश की 4 लोगों की तरफ से। और मैंने ज़िंदगी का वाहिद जज देखा शाकिर निसार जैसा, जो उनके वकील के मुंह में चीज़ें डाल रहा था, ये नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह करें, इस तरह नहीं, इस तरह करें। मतलब कि खुद जज जो था उनका वकील बना हुआ था। मैं उस मुकदमे में, आपको पता है, मुद्दई था। तो वो सारी चीज़ें हमने प्रूव लेकिन की। उससे पहले जब ये सियासत में नहीं थे, उससे पहले इन्होंने मुतालबा किया था कि मुझे घर चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे। वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के ने 2 प्लॉट दिए थे ना इनको। 2 प्लॉट कहाँ पे? जिसमें एप्लीकेशन ये अपना ये फैसल टाउन है, क्या कौन सी जगह? फैसल टाउन के साथ जो है जी जी जी, उसमें 2 प्लॉट दिए थे। वो किस बुनियाद पे दिए थे? वो बस इन्होंने एप्लीकेशन लिखी कि मेरे पास घर नहीं है। हालांकि जमान पार्क में एक ही बेटा था तो उसी का घर था ना। तो झूठ तो बोलना उनकी साजिश में शामिल है। फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने इनको प्लॉट दे दिए। प्लॉट दे दिए। उस वक्त कोई क्रिकेट टीम का मेरा ख्याल था, कोई ये कप्तान था या नहीं था, मुझे नहीं पता उस वक्त क्या सूरत हाल बनी। तो उस वक्त उनको ये 2 प्लॉट दिए कि जो इन्होंने सेल कर दिए। तो जब ये इतनी ज़्यादा मुखालफत हुई, उससे पहले मियाँ बरादरान इफ्तिताह भी करते रहे जाके? नहीं, मियाँ बरादरान तो खुद वो मानते हैं ना कि 50 करोड़ रुपया कैश दिया और शौकत खानम का प्लॉट दिया। ठीक है ना जी। 50 करोड़ तो वो अपनी ज़ात से दिया ना उन्होंने। उस वक्त 50 करोड़ की कीमत क्या आज कितने? वो गवर्नमेंट से नहीं गया था? नो, वो 50 करोड़ जेब से गया है। ठीक है जी। ये प्लॉट जो था वो गवर्नमेंट की जगह थी, लेकिन देने वाला तो अगर ना देता तो फिर क्या है, सारों को देते थे मियां नवाज शरीफ साहब। उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा तो शरीफ बरादरान का था। इससे बहरहाल सर, जो एहसान फरामोश होता है ना, वो नवाज शरीफ के साथ भी एहसान फरामोश होगा, वो मेरे साथ भी होगा, वो आपके साथ भी होगा। 2024 के इलेक्शन के बाद एक साहब थे, चट्टा साहब, वो आए थे। उन्होंने बताया था जी अगर ऐसा हो जाए तो फांसियों पे लग जाएंगे, ये क्या था? वो तो आपको ये देखिए, मेरी बात सुने। चट्टा साहब के ना मुझे तकरीबन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की बात है, मेरे 1 दिन पहले की बात। वो मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था तो मुझसे वो कह रहे थे कि वो आपने इस तरह करना है कि CM साहबा से ना हमने ये और प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने ये चीज़ें जो है ना, ये प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस करने हैं। वो कमिश्नर पिंडी थे? कमिश्नर पिंडी। ठीक है। अब सुबह उठे हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये 1 दिन पहले की बात है, 3-1 बजे की। उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की कि इलेक्शन में धांधली हुई है? ये चेहरे से लग रहा था ना, उनके चेहरे से लग रहा था। मेरा ख्याल है कि वो जो एक ताकतवर शख्सियत इस वक्त जेल में है ना, जो दूसरी, वो वहाँ से उनको ये सारी मिली लीड कि आप ये करें तो फिर इस तरह हो जाएगा। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर लिया, आपने रब्ता करने की कोशिश की? नहीं, मैंने कोई रब्ता नहीं किया। मैंने कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की। और दूसरा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की उसके बाद। नहीं तो कि दोस्तों ने नहीं बताया, क्योंकि आपके तो कॉमन दोस्त होंगे, कि उनके साथ हुआ क्या एग्जैक्टली? नहीं, मुझे नहीं, मैं ऐसे कहूँगा ना, उनके कॉमन दोस्त भी नहीं थे हमारे। और वो गए कहाँ पे उसके बाद? कोई कहते हैं उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, वो कैद में है। एक्चुअली मैंने जैसे पहले कहा ना कि मैं पीछे मुड़ के देखते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे, मैं कहाँ आगे। ठीक है। अब आ जाते हैं ये इस पे, रेलवे पे। हाँ। तो ये वजारत आपने खुद ली कह के, या मियाँ साहब ने जिम्मेदारी? क्योंकि नहीं, वो देखे ना, सबसे पहली बात है कुछ कह के तो मियाँ शवाशी कुछ दे दें तो इस तरह मुनासिब तो नहीं होता। वैसे भी दोस्ती में तो नहीं, मैंने कहा कोई चॉइस क्या? लेकिन उन्होंने फैसला किया कि आप ये काम बेहतर कर सकेंगे पाकिस्तान रेलवे में। ठीक है। 2-3 और भी वजारतें डिस्कस हुई, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि आप ये कर सकेंगे। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए हैं अपना बड़ाई साहब।
जो एग्रीमेंट हम इतने जाके अफगानिस्तान में मैंने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। हाँ, ये आप गए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये क्या मंसूबा ये है? गेम चेंजर है। ये इस तरह था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान PDM की गवर्नमेंट उज़्बेकिस्तान में थे जी। उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट के साथ बात की, उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया। फिर PM ने भी कहा कि आपको पता है PM रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर बड़ा उनका जोर है, ठीक है, कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी हो जाए। तो उसके ऊपर फिर चलती चलती बात, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी लगी इसहाक डार साहब की, बहुत मेहनती शख्स हैं, आपको पता ही है। फिर चाइना में ये अभी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, उज़्बेकिस्तान के थे, तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि जो CPEC है इसको अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंड किया जाए। ठीक है। पहले बायलैटरल हमारी मीटिंग हुई, फिर ट्राईलैटरल हुई। बायलैटरल में थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब अफ़गानिस्तान के, और मेरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब थे। फिर उनके साथ हुई, फिर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कोहाट से अफ़गान बॉर्डर तक 192 किलोमीटर, अफ़गान बॉर्डर से मज़ार शरीफ तक 642 किलोमीटर, मज़ार शरीफ से उज़्बेक बॉर्डर 75 किलोमीटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है। अच्छा, $5 मिलियन हमने इस बजट में रखा है, $1 मिलियन, ठीक है, और $5 मिलियन रखा है उज़्बेकिस्तान ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, जो 31 दिसंबर तक मुकम्मल होनी है। उसके बाद फंडिंग इस दौरान अरेंज हो जाएगी, मैं नाम नहीं लेता ना मैं बताना चाहता हूँ, अभी फंडिंग आ जाएगी। $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है। अब कहाँ से सफ़र करना शुरू करेंगे? तो आप समझे कि कराची पोर्ट को जी हम कनेक्ट कर देंगे उज़्बेकिस्तान के साथ। ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान भी, उज़्बेकिस्तान भी, उनके पास पोर्ट नहीं है, सी पोर्ट नहीं है, ठीक है। ये कराची से कनेक्ट हो जाएंगे। तो यानी हम यहाँ से बैठा करेंगे अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और सिर्फ उज़्बेकिस्तान नहीं, फिर उज़्बेकिस्तान के आगे तो फिर आप रशिया जा, सारी लाइंस बिछी, ये वक्त हम देखेंगे हुए हैं। ये इसका मतलब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो है, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, ये हवा में बातें नहीं है कि ये एग्जीक्यूट होंगी। आप अब जब आए हैं, आपने पहले भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, मेट्रो चीज़ें देखी हैं। एक पाकिस्तान के अंदर ये भी क्राइसिस है, लोग कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी जो है ये नहीं आगे बढ़ने देती। क्या नकाइस हैं, मसाइल हैं? देखिए मेरी बात सुने, मैं तो आपको जैसे कहा ना कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो मैं अल-ऐलान भी कहता हूँ कि हमारे में स्पार्क था, लेकिन उसको जिला बख्शी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक। तो अब तो उस्ताद मानने में कोई हर्ज नहीं है, हालांकि मुझे उस्ताद किसी को भी मानने में बड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन इनको आप उस्ताद कह रहे हैं। मैं ठीक। तो ये जो ना, मैं स्टिक एंड कैरेट के साथ चलता हूँ, ना मैं स्टिक के साथ चलता हूँ ना मैं कैरेट। मैं इज़्ज़त, एहतराम, रिस्पेक्ट हर अफसर की करता हूँ उस हद तक जब तक वो आपको बेवकूफ़ ना समझे। जब वो बेवकूफ़ समझने लगता है तो फिर अल्लाह ने इतनी अथॉरिटी दी हुई है कि फिर मैं कहता हूँ नहीं, अब आप नहीं, फिर कोई और आके कर लें। और उसमें हमेशा CM ने, प्राइम मिनिस्टर ने मेरी मदद की। अब्बास साहब, आप लोग आते हैं, आप सियासतदान हैं, इस वक्त सियासतदानों पे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। आम आवाम ये समझती है कि शायद ये कर नहीं पाए। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के हालात नहीं बदले? आपकी बेहतरीन हिकमत अमली के नतीजे में जंग हुई तो आपके दोस्त आपके साथ खड़े थे, हिंदुस्तान का एक दोस्त उसके साथ नहीं खड़ा था, दुनिया उसकी हिमायत नहीं की दुनिया ने। आपकी बेहतर जंगी हिकमत अमली के नतीजे में फील्ड मार्शल की क़यादत में आपने जंग जीत ली। आपकी बेहतरीन खारजा पॉलिसी के नतीजे में आपके वज़ीर-ए-आज़म ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जंग जीत ली, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें मिला के ये देखे ना, अब ये बात करना मैं ना मानूं वाली बात तो फिर आपको पता ही है। तो आपने कोई महसूस किया जब आप जंग के बाद मुल्कों से बाहर गए हैं? मैं गया हूँ सर, इस वक्त इतना चेंज है। आप अरब ममालिक में तो 100% चेंज, वो पाकिस्तानी को देख के ना शादियाने बजा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है और ख़ास तौर पे 2024 का इलेक्शन, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन हार गए या जीत गए? इस हवाले से क्या कहें? अच्छा नहीं, क्योंकि आप लाहौर को भी जानते हैं, वो भी बेल्ट को जानते हैं। मेरी पहले से मुराद ये है कि ये फैसले तो हो चुके हैं, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? इस पे बड़े मुतनाज़ा सर, मुतनाज़ा देखे ना, हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा है पाकिस्तान की तारीख, हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा है। देखे ना, इमरान खान मुझसे जीता 2013 में, आज मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि 25,000 बैलेट बॉक्स उसको स्टैंप लगा के पहले दे दिए गए थे। 2013 में जो आपसे जीते थे, इमरान धांधली से जीते, तो 25,000 स्टैंप लगा के दे दिए कि मैं क्लेम कर रहा हूँ, मुझे कहा जा रहा है कि हम दे दिए गए थे, और अपना 9,000 से मैं हारा था।
तो पाकिस्तान की तारीख में जीतने वाला हारने वाला ये सिलसिला लगा रहता है इस तरीके से। 2013, 18 और 24 मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ी है या पीछे गई है? देखिए जी, ये क्वेश्चन जो है ना, ये अब इस तरह लपेटा नहीं जा सकता कि जी मैं कहूँ सब ठीक है जी, इस तरह नहीं है बड़ा साहब। उसके लिए हमें, मेरा ख्याल है कि अभी मेहनत की ज़रूरत है। सिंध के अंदर बड़ा काम करने की ज़रूरत है, हमें KPK के अंदर काम करने की बड़ी ज़रूरत है, हमें बलूचिस्तान के अंदर काम करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट के काम हैं वडाई साहब। उससे क्या फ़र्क पड़ा? आप अपने हल्के में जाते हैं, वो 25% होता है, 25%, 75% उस वक्त। इसका मतलब गेम चेंजर नहीं है ये? नहीं, डेवलपमेंट गेम चेंजर नहीं है। यानी ये नहीं होगा कि मरीम नवाज साहबा के काम के बाद पूरा पंजाब कहेगा कि नहीं सर, नहीं, अब वोट आपके। वो एक हकीकत है कि ये, हाँ, जो उस वक्त बीबी काम कर रही है, लोग जो अपोनेंट है वो भी उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं। आपको कोई बात पसंद ना आए, आप पार्टी लीडरशिप को कह देते हैं? कह देते हैं, मैं तो शहबाज साहब को कह देता हूँ, और यकीन मैंने आज तक उसने कहा कि अभी ये तुम क्या कह रहे हो। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपको लगता है कि जो इसकी मियां नवाज शरीफ से ये ट्रांसफ़र हो चुकी है मरीम नवाज साहबा को? नहीं सर, सियासत जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब की हो, वो मरीम नवाज साहबा की हो, वो पाकिस्तान की सियासत हो, ओवरऑल वो मियां नवाज शरीफ के गिर्द। आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी में इस तरह है कि भाई आप लोग जब भी इलेक्शन जीतेंगे तो लोगों को लिखा ज़ुबानी याद है कि कौन कौन वज़ीर होगा, 7-7 6-6 मरतबा कौमी असम्बली में गए हुए हैं। मैं अब देखिए बड़े सारे काबिल एहतराम हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ हैं, बाकी लोग हैं, भाई पता है लोगों को कि यही वज़ीर होंगे। इमरान खान के 2-4 लोगों का तो पता हो सकता था, लेकिन सबका नहीं पता था कि ये वज़ीर होंगे या नहीं होंगे। आपको महसूस नहीं होता कि गैप है बहुत बड़ा? कहना बड़ा आसान होता है वड़ाई साहब, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन वहाँ जाके डिलीवर करना ना, अब एक्सपीरियंस, तजर्बा डिलीवर करता है, ये आप जहन में रखिए। अच्छा, साथ साथ आप हमारे जैसे कारकुन को भी लेके चलते हैं, फिर एक वक्त आता है आप उसको भी जिम्मेदारी देते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यंगस्टर हैं जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, आप किसी को स्टेट में सब स्टेप बाई स्टेप जाके वो मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन मेरा एक मैसेज ज़रूर है कि हमें किसी भी पार्टी के किसी भी बड़े लीडर को समझने हैं। लीडर से मुराद यानी नीचे वो जो हमारे सेकंड रो है, उसमें से वो ज़रा जब बात कर रहे हो ना, तो वो रेटिंग के लिए बात ना करें। वो बात एक तो मुल्क के लिए भी ज़हन में रखें, और एक अपनी उस हद के अंदर जो इजाज़त देती है उसके मुताबिक हमें बिहेव करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सीनियर्स को देख के हम भी आगे से सीखते हैं? हाँ, तो वो सीनियर जब इस तरह करें अपनी पार्टी को उड़ा के रख देते हैं। हाँ, हुकूमत मैं भी सीनियर हूँ, 35 साल से मैं पॉलिटिकल हूँ तो मैं तो मानता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को। सीधी सी बात है, मरियम हमारी बहन है, हमारी वज़ीर आला हैं, ये 3-4 हमारे लोग हैं, हमजा साहब हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कुछ और कहना चाहता था कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए ना, हम इंटरव्यूज़ के दौरान एक ऐसी सनसनी फैला देते हैं अपनी गुफ्तगू से जो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। और फ़र्ज़ किया कि हम कह दें कि भी जो अताउल्ला मेंगल कहता था वो ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हम किसको एम्बैरस कर रहे हैं? तो आप तो जो फिर आज की गवर्नमेंट है, आज की जो पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो भी एम्बैरस होगी ना। जब अताउल्ला मेंगल जैसे शख्स की, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है, जो उसका बेटा जो आज भी जो है वो उनके साथ खड़ा है, BLA वालों के साथ खड़ा है, जो पंजाबियों को भी मार रहे हैं, जो ये मेंगल साहब वही है PDM के साथ? जी बिल्कुल हमारे तो ये बुरे कैसे हो गए? नहीं, बुरे इस तरह हो गए कि वो अल-ऐलान कहना शुरू कर दिया। फिर पहले तो कुछ शर्म थी, कोई हया थी आप लोगों की वजह से। हाँ जी, तो अब तो वो अल-ऐलान कहना उन्होंने शुरू कर दिया ना। तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि अब इनके साथ खड़े नहीं होना चाहिए? अचकज़ई साहब भी उसी में आप रखते हैं? अचकज़ई साहब को भी? जी नहीं, मेरी बात सुन, मैं अभी तो जो उन्होंने कहा है मैं उस पर रहता हूँ ना, उस शख्स पे रहता हूँ। इसी तरह अगर ड्यूरिंग वार अगर आप कहते हैं कि जी अपना हमने अमेरिका के और यूरोप के गंदे कपड़े धोए हैं, यानी दहशतगर्दी में, हाँ, ये कहा। हम उसको एडमिट करें, नाम नहीं लेना, ना आप लेना ना मैं लेता हूँ, लोगों को पता तो चल जाए, लोगों को पता चल जाए। अब ये जो चीज़ें हैं ये एडमिट आप कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि नहीं, हाइब्रिड निज़ाम, स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी तनख्वाह कैसे बढ़ाई? देखिए वो तो कैबिनेट ने अप्रूव की, फिर कैबिनेट की अप्रूवल के दौरान आप बोले ना, तो फिर सारी कैबिनेट पे सवाल उठ जाते हैं। ठीक है जी, तो कहने से मुराद है ये वो चीज़ें हैं वड़ाई साहब जो आपको तो शायद थोड़ी दिन के लिए सुर्खियाँ मिल जाएं, आपको हमारे क्लिप निकल जाए, क्लिप निकल जाएंगे। और मैं तो यार इस स्टेज पे मेरे जैसा बंदा पहुंच गया है कि 14 चैनल्स कहते हैं आए, तो मैं कहता हूँ मैं बिजी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और कभी तमन्ना नहीं हुई, कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं सनसनी फैला के उठूँ। मैं इतनी बात करता हूँ जितना मेरा 5 फुट 8 इंच का कद मुझे इजाज़त देता है,
या जितना मेरी कैपेसिटी है। नहीं, आपका स्टाफ कहता नहीं कि सर वो शेर रशीद साहब को इतनी टीआरपी मिलती थी, आपको भी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए? मुझे ना उनको मेरे मिजाज का पता चल गया कि मैं किस तरह बिहेव करता हूँ। लेकिन ये जितने सैलून्स थे लग्जरी, ये मैंने आवाम के लिए खोल दिए। अब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं? मैं ट्रेन में सफ़र करके आता हूँ लाहौर, लेकिन वो मैं सैलून में नहीं आता, अपनी टिकट लेता हूँ। मैं जानबूझ के आता हूँ ताकि मैं लोगों को, मैं पहले बताता भी नहीं कि मैं इस ट्रेन में जा रहा हूँ। तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपको सफ़र करना? नहीं, कोई क्या सफ़र है, सफाई मामला चीज़ें वो मैं देखता हूँ, चीज़ें मुझे पता चलती हैं, मैं एड्रेस करवाता हूँ उन चीज़ों को। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इस दफ़ा हमने 100 रुपया कमाया, 94 रुपये खर्च करके 100 रुपया कमाया। ठीक है, ठीक है। तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम, हम दुनिया में तो जाते हैं, देखते हैं जी बुलेट ट्रेन चल रही है, भाईजान, फिर ऐसी आप ट्रेन है। देखें ना वड़ाई साहब, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में रेलवे में इन्वेस्ट भी नहीं किया, और हमने रेलवे को, मेरे मजदूर ने नहीं लूटा सर। किसने लूटा सर? बस जिन्होंने लूटा है वो भी सारे लूटने वाले नहीं थे, लेकिन अफसर शाही ने इसको लूटा है, इसको मेरे मजदूर ने नहीं लूटा। सियासतदान ने नहीं लूटा? सियासतदान का मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बैठ के यहाँ रेटिंग के लिए फिर वही बात आ जाए, मैं कहूँ जिस फलां सियासतदान ने लूट लिया है। सियासतदान के हाथ में होता क्या है? क्या वो साइन करके चेक से पैसे निकलवा सकता है? नहीं, ऐसी बातें नहीं होती। जिनके हाथ में था ना, उन्होंने इसको लूटा है। ऐसी कौन सी खामी है हमारे सिस्टम में कि जो आप समझते हैं कि यार गवर्नेंस जो है बेहतर नहीं हो पा रही? सियासतदान भी करना चाह रहा है, एस्टेब्लिशमेंट भी करना चाह रही है, कमिटमेंट होना तो कर जाते हैं। अभी देखें, इस वक्त गवर्नेंस की अगर बात करेंगे बड़ाई साहब, आपके तीनों सूबों के मुकाबले में पंजाब की सबसे बेहतर। क्या आज डीसी कमिश्नर पैसे दे के लग रहे हैं? क्या एसी पैसे दे के लग रहे हैं? क्या पटवारी पैसे दे के लग रहे हैं? क्या मेरी रिकमेंडेशन में लग रहे हैं? मैं तो यूनिफॉर्म पॉलिसी को पसंद करता हूँ। मैं जितना इस चीज़ को पसंद करता हूँ, शायद कोई और पसंद सियासतदान नहीं करता होगा, कि अगर मैं डॉक्टर भर्ती नहीं करवा सकता, अगर मैं टीचर भर्ती नहीं करवा सकता, अगर मैं पटवारी नहीं लगवा नहीं सकता, तो फिर कोई भी नहीं लगवा सकेगा। तो बस बात खत्म होगी। अब इसको मुझे ख़त्म करना है, लेकिन एक दो सवाल आते हैं जो मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं। आपने कहा जी इमरान खान नशा करता है, वो आपके अपने ही वजीरों ने कहना शुरू कर दिया ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी लगता था। नहीं, आप देखें वो अंदर एक्सरसाइज कर रहा है। वो देखिए, मैं जब कहता था ना, मैं आप अपने किसी बड़े भाई की बात को कंट्राडिक्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं जब कहता था उस वक्त बिल्कुल 200% बात ठीक थी। अब इस बात को मैं, अब आप हुकूमत का कारनामा कहेंगे हमने छुड़वा दिया उसका नशा? बड़ाई साहब, वाह जी वाह, बड़ाई साहब, हाँ जी बड़ाई साहब, एक तो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है आप इसको, मेरे ख्याल है इसको स्किप करें। चले चले चले, ठीक है। ये बता दें कि आप लोग सोचते हैं, यानी अब आपका ये दिल नहीं है, आप कह रहे हैं सिस्टम उसको सजाएं दे रहा है। हाँ, अदालत सिस्टम आज उसको छोड़ दे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, कोई इतराज़ नहीं। आप उसका मुकाबला उसी तरह जाके मैदान में करेंगे? मैदान में करेंगे। और ये जो भुगतना पड़ेगा सबको जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया। ये इतना आसान नहीं है कि फलां को छोड़ देंगी अदालतें। पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करने वाला अपना होगा, पराया होगा, वो गिरफ्त में आएगा। और अब सारी चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम बैठे थे 1 साल पहले, तो आपने बताया था कि इसको अंदर से लोग सहूलतकारी करते रहे हैं, फ़ोन देते रहे हैं। आप देखिए, लेकिन आज भी जो वो देखिए, पीटी का एक खासा है कि वो ड्रामाई अंदाज में चीज़ों को पेश करते हैं। वो छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा कर, आज भी वो अपनी पसंद का ये पीच का मिल्क शेक आज भी पिया उसने, आज भी ठीक है। अपनी पसंद की देसी मुर्गी आज भी खाई, आज की डेट की बात कर। आप कहेंगे आपको कैसे पता? यही मैं पूछ भाई मेरे, मैं पिंडी में हूँ, अडयाला जेल में मैं 93 से वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग तो कह रहे हैं जी उनके मसल्स कमज़ोर कर रहे हैं, आप लोग उनको बूढ़ा करना चाहते हैं। ये झूठ पे मबनी बात है। जितनी आसाइश के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतनी आसाइश के साथ ना मैंने जेल में गुजारी, ना मरियम बीबी ने, ना नवाज शरीफ ने, ना जेल वैसे बंदे को कमज़ोर कर देती है, शहबाज जेल। हाँ, कमज़ोर करती होगी। जिनका नज़रिया खोखला होगा, जो झूठ पे मबनी होगा, जिनकी सच्चाई पे मबनी, नज़रिए पे मबनी चीज़ें होती हैं, वो नहीं, उनको नहीं ब्रेक करती। तो आप चाहते हैं कि आगे आपकी सियासत भी आपके बच्चे संभाल लेंगे, करेंगे? देखें जी, अगर उनमें सलाहियत होगी तो संभाल लेंगे, कोई इतना मुझे जल्दी नहीं है। और ये भी नहीं आप चाहते कि वो आए या ना आए? नो, मुझे दोनों में कोई समझ नहीं। ये कांटों की सेज है या क्या है? देखिए सियासतदान सारे कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, छोड़ते नहीं हैं। ये वक्त हम गुजार के आए हैं ना, हाँ। उससे हम अपने बच्चों को नहीं गुजारना चाहते, क्योंकि इनकलाब तो है कोई नहीं यहाँ पे, इनकलाबी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप डिलीवर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे हाथों से जो चीज़ें बनी हैं वो हमारी आने वाली नस्लें गुजरते हुए बताया करेंगी, ये मेरे दादा ने बनाया, ये मेरे नाना ने बनाया। लेकिन आप कह रहे हैं मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि जो मुश्किलात मैंने देखी, हाँ, वो बच्चे मैं इनकलाबी उस सोच में मैं अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
और पाकिस्तान की सियासत मज़ीद मुश्किल हुई है या आसान हुई है? अब पिछले 35 सालों में आसानी और मुश्किल जो है ना, ये कोई भी काम ज़िंदगी स्मूथ गुजर ही नहीं सकती किसी की भी। अरबपति खरबपति होगा चलने से कासर है, ठीक है, और बहुत खुशखरम गुजर रही होगी ज़िंदगी तो वो लोधड़ा वाले ख़ानदान वाला हंसी खुशी वाला काम में बदल जाएगा। वो बेटी कर्नल साहब की और कर्नल साहब वो जिस मौत से बेहसी है। तो आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अपने आप को आप नॉर्मल कैसे रखते हैं? आपको गुस्सा आए तो आजकल गुस्सा बहुत कम मैं कोशिश करता हूँ कि आए। क्या वजह? उसकी मैच्योरिटी है, वक्त के साथ साथ मैच्योर हो जाता है। पहले इस तरह रिएक्ट नहीं करते थे? तो पहले थोड़ा आता था, बंदा वक्त के साथ साथ मरते दम तक सीखता है, तो आप अपनी हर गलती के मुकाबले में सीखते हैं। कोई ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? ख्वाहिश जो थी वो पूरी नहीं हो सकी कि माँ बाप की खिदमत कर, बस। इसके अलावा कोई ज़ाती इस तरह की कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है? कैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए? कोई लंबी। और जब आप ये 2000 ये वाला टेन्योर पूरा करके जाएंगे अपना रेलवे का, हाँ, तो क्या किस तरह का होगा पाकिस्तान रेलवे? मैं ये सोचता हूँ, ये विजुअलाइज कर रहा हूँ कि लोग मुझे याद करेंगे कोई बंदा आया था जिसने डिलीवर किया। ये ख्वाहिश जरूर है। आपकी मोटिवेशन कौन है जो वजीर गुजरे हैं? शेर रशीद, साद रफीक, किस तरह? जिसने कोई थोड़ा बहुत काम किया होगा, सारे मेरे भाई हैं। ख़ायद साहब के बारे में अच्छे लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। और आप कहते हैं बस मुझे लोग याद करेंगे, मैंने रेलवे के लिए कुछ कर गया हूं। मैं आप अगर कोई पूछे तो की करना है थे, मैं अपनी लेगेसी छोड़ने आया। और जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे तो कभी सोचा था कि आपने इस लेवल पे भी आ पाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी आपके ज़हन में था? तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। देखे ना, वो जो जिसने काम किया होता है उसको पता होता है। जैसे रेलवे वाले परेशान होते हैं कि इसको कौन बताता है, इसका मुखबिर कौन है। जैसे पहले मैंने उनको बताया भाईजान ये मैंने किया हुआ है। तो जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।